तो इन दिस टुडे लेक्चर विल स्टार्ट बफर सॉल्यूशन। बफर एक होता है बफर सिस्टम और एक होता है बफर सॉल्यूशन। तो हम यहां पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। सेकेंड ये जानना होगा हाउ टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। कोई बफर सॉल्यूशन पहले से होता नहीं, हम बनाते हैं। जब तो टाइप ऑफ बफर कितना होगा, टाइप जब हो जाएगा तो पीएच निकाले का जाएगा ऑफ, और पीएच निकल जाएगा उस केस में हमें बफर पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा। इतना पॉइंट्स हम कवर करेंगे तो हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। 5 पॉइंट्स को हमें कवर करना है। व्हाट इज बफर पर और हाउ टू प्रिपेयर विथ एग्जाम्पल, क्योंकि जिसके एग्जाम्पल पे भी क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना। तो यहां पर हम बफर में 5 पॉइंट के लिए कवर करेंगे। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, हाउ टू प्रिपेयर बफर सॉल्यूशन विथ एग्जाम्पल, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन का पीएच किस पे डिपेंड करेगा। ओके, नाउ स्टार्ट। व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन हम बनाते हैं। बफर सॉल्यूशन बनाने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन हमने बना दिया जिसमें कि थोड़ा सा अगर H+ मिलाया जाए तो उसका पीएच बढ़ने से रोक के रसिस्ट करता है कि नहीं, हम बढ़ने नहीं देंगे। अगर लाइव एग्जांपल तुम देखना चाहते हो तो ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि हम दिन भर एसिड खाते हैं। तो अगर एसिड खाएंगे, मान लो खाने के साथ एसिड खाते हैं, नींबू पानी, कई एसिड भी खाते हैं हम, तो हमारा जो ब्लड का पीएच है अक्सर 7.4 होता है, तो वो घट जाना चाहिए, क्योंकि एसिडिक होगा तो घटना चाहिए। अगर ब्लड का पीएच घट गया तो फिर हम घर पे नहीं, हॉस्पिटल में मिलेंगे। लेकिन ब्लड के ऐसा एक बफर है जो अगर हम एसिड खाएं या बेस खाएं तो उसके पीएच को बढ़ने या घटने से रोकता है। अब कि दिन भर पूरा एसिड खा गए, तो फिर एसिड खा गए हो तो फिर ब्लड भी कुछ नहीं कर पाएगा, बोलेगा ये हमारे लिमिट के बाहर है, तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा और फिर हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। या दिन भर बेस खा लिए, पूरा बेस खा लिए, कुछ एक्स्ट्रा ही बेस खा लिए, तो हमें ब्लड जो है पूरा बेसिक हो जाएगा और फिर वहां भी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत खाते हैं, ज्यादा भी नहीं, कि थोड़ा बहुत एसिड खाए, आवाज कट नहीं रहा है ना, कट हो रहा है क्या। हाँ ना, नहीं नहीं नहीं, नो, वॉइस कट हो रहा है, हाँ ना। चलो, तो अगर हम थोड़ा सा ब्लड में थोड़ा सा क्या कर ले, एसिड खा ले या बेस खा ले, तो उसके पीएच को घटने से बढ़ने से रोकता है। तो उसी को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ऐसा एक सॉल्यूशन जो थोड़ा अमाउंट में, यानी कि पूरा
पूरा डाल दिए तो बेसिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर थोड़ा अमाउंट में उस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड मिलाए या बेस मिलाए तो उसके पीएच को बढ़ने से रोकता है, इस सॉल्यूशन के पीएच बढ़ने से रोकता है। तो डाइट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन, ठीक है, डाइट इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज और इसमें 6 पॉइंट एक और हम पढ़ेंगे, बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। तो पहले डिफिनेशन लिख लेना बफर सॉल्यूशन का, व्हिच वन इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, हाउ टू डिफाइन बफर सॉल्यूशन। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, ए सॉल्यूशन व्हिच a solution which resist a solution which resist the change in pH, the change in pH, a solution which resist the change in pH value on addition of a small quantity of acid and base। That is known as buffer solution। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन डिफिनेशन है। तो हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि मिलता नहीं है, एक नेचुरल में हमारा ब्लड ही है जो बफर का काम करता है। ये सॉल्यूशन विच रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, पीएच घटने या बढ़ने से, यानी एसिड मिलाओगे तो घटेगा, बेस मिलाओगे तो बढ़ेगा, तो वो बढ़ने से रोक के वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज बफर। अब सेकंड हमारा ये हो गया बफर सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हाउ टू प्रिपेयर। तो हम बेस बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं? सेकंड पॉइंट हमारा है हाउ टू प्रिपेयर्ड, हाउ टू प्रिपेयर्ड। हम इसको दो तरीके से बनाते हैं। एक हम लेते हैं वीक एसिड, मैं शॉर्ट में लिखूं नहीं, वीक एसिड और इट्स कंजुगेट, ध्यान से सुनना। और दूसरा तरीका हम लेते हैं वीक बेस और इट्स कंजुगेट। ये दो ही तरीका होता है बफर बनाने का। अब हमारे मन में क्वेश्चंस तो ये आना लाजिमी है कि इन्हीं से क्यों, वीक एसिड और वीक बेस से ही क्यों, स्ट्रॉन्ग से क्यों नहीं? तो उसका जवाब हम आगे देंगे। अगर वीक एसिड से बनाया जाएगा तो एसिड बफर बोला जाएगा, और अगर वीक बेस से बनाया जाएगा तो बेसिक बफर बोला जाएगा। तो ये कंडीशन है बफर बनाने का। हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं उसका भी जवाब तुम्हें मिलेगा समय के साथ। तो पहले हम बना तो ले सही से कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर कैसे बनाया जाता है। इधर टाइप भी हो गया, केवल दो ही टाइप होता है, एक एसिडिक बफर होगा और एक बेसिक बफर होगा। अब पहले हम इसके देखते हैं एसिडिक बफर में। एसिडिक बफर कैसे बनाया जाता है? तो एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड लिया जाता है और इट्स कॉन्जुगेट लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें CH3COOH। अच्छा, मन में अगर डाउट आ रहा होगा कि हम वीक एसिड और इसके कॉन्जुगेट से ही क्यों बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से क्यों नहीं बना रहे, तो उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। वीक बेस और उसके बना रहे, स्ट्रॉन्ग से क्यों नहीं बना रहे, इसका भी जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। पहले देख लो कैसे बनाया जा रहा है, इस बात पे फोकस करो कि कैसे बनाया जा रहा है। हाँ, कैसे पीएच चेंज नहीं करेगा, एसिड डालने पर पीएच कैसे नहीं चेंज करेगा वो भी मैं बताऊंगा। और यही तो दो तीन क्वेश्चन मन में डाउट रहने दो अभी कि वीक एसिड को ही क्यों लिया गया है,
H प्लस मिलाने पर कैसे पीएच नहीं चेंज होगा, मेरे को जानना है इसको कि इसका पीएच कैसे नहीं चेंज होगा, वो भी हम आगे बताएंगे। तो पहले इस बात पे फोकस करो कि बनाया कैसे जाता है। तो बनाया जाता है, सब चीज भूल के बनाया जाता है, ये वीक एसिड और उसका कंजुगेट बनाया जाता है। इस कंजुगेट मतलब होता है, तुम ब्रोंस्टेड क्लोरीन पढ़ चुके, इसका कंजुगेट होता है CH3C डबल इसका कंजुगेट यही होगा। तो ये वीक एसिड है और उसका कंजुगेट है। लेकिन तुम अगर मार्केट में जाओगे और बोलोगे कि एसिटिक एसिड दे दो, एसिटिक एसिड दे दो, तो जो शॉपकीपर है वो दे देगा तुम्हें, एसिटिक एसिड दे दो हमें, तो तुम्हें दे देगा। लेकिन जाके तुम मार्केट में बोलोगे कि हमें एसिटेट आयंस दे दो, तो 2 थप्पड़ लगाएगा भी, क्योंकि एसिटेट आयंस होता नहीं है, आयंस के टर्म में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमें मार्केट में नहीं मिलेगा, तो हम बनाएंगे कैसे? बनाना तो है ना हमें, एसिड तो मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में एसिड और उसका कंजुगेट भी लिया जाता है। अब यहाँ पर ये जब नहीं मिलता है, तो फिर इसके जवाब क्या लिया जाता है? कुछ और नहीं, ये वीक एसिड तो लिया जाएगा, इसका हम इट्स सॉल्ट ले लेते हैं, इट्स सॉल्ट। तो CH3C डबल बॉन्ड हो Na, ये तो मार्केट में मिल जाएगा ना, इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये हमें मार्केट में मिल जाएगा, ये मार्केट से लाएंगे। अच्छा, ये हो गया सॉल्ट। तो एक्चुअल में क्या बोल दिया जाता है? एक्चुअल में देखो ये होता है एसिटिक एसिड और उसका एसीटेट आयन, मतलब एसिड है, सॉरी वीक एसिड है और उसका कंजुगेट होता है। लेकिन ये नहीं मिलने की वजह से, ये नहीं मिलने की वजह से हम वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेते हैं। तो वीक एसिड और इट्स सॉल्ट नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि ये मिलेगा। तो आज के बाद याद रखना कि एक्चुअल में ये होता है, लेकिन कंजुगेट आयंस नहीं मिलते हैं, तो हम वीक एसिड और इसका इट्स सॉल्ट हम लेते हैं। और अक्सर तुम्हें क्वेश्चन में या बुक में यही मिलेगा कि इसका सॉल्ट, लेकिन एक्चुअल में उसका हम कंजुगेट लेते हैं, नहीं मिलने की वजह से उसका हम सॉल्ट लेते। लेकिन ध्यान रखना उसी का सॉल्ट लेना है, किसी दूसरे का सॉल्ट मत ले लेना, नहीं कि जिसका मन करे उसका हम सॉल्ट ले लिए, नहीं, ये वीक एसिड है तो इसी का सॉल्ट लिया जाएगा। पहले इसको छाप लो, जल्दी से 1 मिनट के अंदर छापो। छाप लिए क्या? अभी तक तो समझ में आ गया होगा, बाकी अगर डाउट होगा तो मन में ही रखना। तो बफर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो पीएच को रेसिस्ट करता है, रोकता है घटने बढ़ने से। स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम एसिड और बेस मिलाते हैं, 2 तरीके से बनाया जाता है, एक वीक एसिड लिया जाता है और उसका सॉल्ट लिया जाता है। आगे के बाद याद रखना। प्रिंटिंग डन की है क्या? तो वीक एसिड लिया जाता है और उसका सॉल्ट लिया जाता है, और वीक बेस लिया जाता है। एक्चुअल में ये बोलोगे, लेकिन अब ये बोलोगे वीक एसिड और उसका सॉल्ट। ठीक है, बाकी बात हम आगे करेंगे, ये कैसे सर पीएच को रोकता है, वीक एसिड ही क्यों लिया गया है, तो इस सब का जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। अब ध्यान देना, अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं एसिडिक बफर का। तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट, अब मैं थोड़ा और इसको इलुबरेट कर रहा हूं। अब ध्यान देना, अगर मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 टाइप बता रहा हूं इसके एग्जाम्पल पे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से एक आता है कि बताओ इनमें से कौन बेसिक बफर है या एसिडिक बफर है या बफर है, तो उसके एग्जाम्पल्स को हमें सेलेक्ट करना होता है। तो वीक एसिड और इसका सॉल्ट ये तो डायरेक्टली बोल दिया गया, अब इनडायरेक्ट रूप से समझो। मान लो हमसे दिया गया H3PO4, ये तो वीक एसिड है, ये मान लो इस प्लस लूज किया H2PO4 माइनस,
ये भी है वीक एसिड ही, और HPO4-2 ये भी है वीक एसिड, और ये 3 है। ठीक है, अब मान लो ये वीक एसिड है ना, वीक एसिड, तो एग्जांपल देखो कैसे देगा तुम्हें, H2PO4 माइनस। अब बताओ मेरे को, माइनस मार्केट में मिलता है क्या? नेगेटिव चार्ज वाला मिलता है क्या? नहीं। तो इसके साथ तुम्हें कोई जोड़ेगा तो इसको ये लिखेगा। मैं अब एग्जांपल वाला बता रहा हूं जो इनडायरेक्ट रूप से दिया रहता है, जो तुम डायरेक्ट सोच रहे हो कि ये वीक एसिड है कि ये तो सॉल्ट है सर, और रियल में तो सॉल्ट है, लेकिन हमें एक्चुअल में हमने ये लिया था, लेकिन ये मार्केट में मिलता नहीं तो हम इन्हें को इसके साथ चिपका दिए हैं, और इसका कॉन्जुगेट लेना है। इसका कॉन्जुगेट ये होगा HPO4-2 होगा। ये भी मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इन्हें को पहले लिख दो, तो यहां क्या लिख दोगे, Na2PO4-2। तो देखो अब कहीं गड़बड़ मत कर देना कि सर ये वीक एसिड और इसका कंजुगेट तो हमें दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है इनडायरेक्ट रूप से। इसको हटाओ और इसको देखो, तो देखो ये वीक एसिड है। इसको हटाओ, इसको देखो, देखो इसका कंजुगेट है ये दिस वन इज ए बफर सॉल्यूशन। समझ में इनडायरेक्ट रूप से कैसे बना? इनडायरेक्ट रूप से दूसरा एग्जांपल हमने बताया। ठीक है, अब और एग्जांपल बताता हूं। मान लो H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ये एक H+ लूज कर दिया, ये तो वीक एसिड होगा ना, और इसका कॉन्जुगेट तो ये तो मार्केट में मिलेगा नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, NaHCO3। अब सोचो ये वीक एसिड है, हमें सोडियम से कोई लेना देना नहीं है, और उसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट तो ये होगा चाहिए, लेकिन ये मिलेगा नहीं, ये हो जाएगा Na2CO3। तो अब डायरेक्ट तुम्हें नहीं दिख रहा है ये, लेकिन तुम सोडियम को हटा के चेक करोगे तो ये देखोगे वीक एसिड है और उसका ये कंजुगेट है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट रूप से आया, और मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट रूप से कैसे आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 समझो। अगर तुम्हें दे दिया जाएगा ऐसे NaOH और CH3COOH, तो तुमसे पूछा जाएगा कि क्या ये बफर है कि नहीं है, और कंडीशन दे दिया जाए ये लिमिटिंग में है। लिमिटिंग मतलब या तो वो इंडिकेट करके दे कि 10 मोल है और ये एक्सेस में है। अब देखो यहां पर लिमिटिंग का मतलब हुआ कि समाप्त हो जाए, तो इसका दोनों का सॉल्यूशन क्या बफर बनेगा कि नहीं? तो तुम डायरेक्ट अगर देखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सर ने तो बोला ही नहीं था, तो ये तुम्हें इनडायरेक्ट रूप से दिया जा रहा है। जब लिमिटिंग और एक्सेस का रिएक्शन होगा, एक एसिड है और एक बेस है, तो ये बचेगा ही नहीं। तो ये बेस इस एसिड से रिएक्शन जाएगा, और जब रिएक्शन करेगा तो बचेगा, बनेगा CH3 डबल बॉन्ड हो Na और वाटर बनेगा। लेकिन ये कुछ बचा रह जाएगा, और ये बचा रह जाएगा क्योंकि ये एक्सेस में है। तो देखो ये वीक एसिड बन गया और इसका सोल्ट बन गया, इसका ये सोल्ट बन गया। तो देखो ये बफर है कि नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें यहां नजर नहीं आ रहा था कि बफर है। तो हम रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट और ये जो बचेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन के बाद समझ में आएगा कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट ही है जो इस रूप में दिया हुआ है। तो दिस वन इज ऑल्सो ए बेसिक, सॉरी, दिस वन इज ऑल्सो ए बफर, दिस वन इज ऑल्सो ए बफर। क्या एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या?
ओके, इसको छापो जल्दी। लेकिन हमेशा वीक एसिड ही रहेगा। कहीं पर तुम स्ट्रॉन्ग अगर आ गया तो तुम इसके बारे में ये सोचोगे कि क्या वो समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा NaOH प्लस CH3 सीड OH और ये एक्सेस में होगा और ये लिमिटिंग में होगा, या एक्सेस लिमिटिंग नहीं लेके मोल लिखा रहेगा, तो सोच लेना ये बफर नहीं है। क्यों? क्योंकि NaOH बच गया और सॉल्यूशन में NaOH बचना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए हमें, हमें वीक ही चाहिए। ये बच गया होता तो नहीं होता वो बफर। इट इज ए नॉट ए बफर सॉल्यूशन। बचना नहीं चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक एसिडिक बफर का एग्जांपल लिख रहा हूं। पहला एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3COONA। सेकेंड एग्जांपल NaH2PO4 प्लस H3PO3। दिस वन विल वीक एसिड और इसका एक कंजुगेट, तो कंजुगेट मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा तो इसके साथ सोडियम चिपका दिया गया है। ये वीक एसिड और उसका कंजुगेट। तीसरा बोरेक्स, पहले ये लिख लेते हैं NaHCO3 प्लस Na2CO3। ये वीक एसिड, सॉरी ये वीक एसिड और इसका एक कंजुगेट, ये दोनों 4 H2CO3 और NaHCO3। दिस वन विल बी वीक एसिड और इसका कंजुगेट, ये तो मिलेगा नहीं मार्केट में, तो इसके साथ सोडियम चिपका देंगे। फिफ्थ NaH2PO4 और Na3PO4, ये वीक एसिड, और मैं अभी कल ही बताया था कि जितना ये H प्लस रिलीज करता जाएगा उतना ही वीक बनता जाएगा। तो ये वीक एसिड और इसका ये कंजुगेट, तो ये दोनों को सोडियम के साथ चिपका दो। 6 नंबर, 6 नंबर है बोरेक्स। तुम लोग बोरॉन फैमिली में पढ़े होगे, बोरेक्स प्लस टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। 7 सिट्रिक एसिड प्लस सोडियम सिट्रेट, ये आगे बताएंगे इसका फॉर्मूला। सोडियम सिट्रेट, पहले अभी लिख लो एग्जांपल, क्योंकि बहुत कुछ डिस्कस करना है आज, खत्म भी करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, अभी चीजों को मैं इलेबोरेट कर रहा हूं। दिस वन इज ए एसिडिक बफर। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। 8वां एग्जांपल भी लिख सकते हो, क्या? NaOH प्लस CH3COH, इनडायरेक्ट रूप से ये लिमिटिंग में होगा और ये एक्सेस में होगा। तो ये एग्जांपल को, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही उठाता है। अब हम बात करेंगे बेसिक बफर का। तो बेसिक बफर भी कुछ ऐसा ही बनाया जाता है। बेसिक बफर के लिए हमें वीक बेस चाहिए, और इसका हमें सोल्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए हमें। छापते रहो, इसमें छापने में क्या है, स्क्रीनशॉट लो, छापो। समझ में आ रहा है ना? बस वीक बेस चाहिए और उसका हमें मार कर रहा, उसका सॉल्ट चाहिए। जैसे मान लो NH4OH, ये वीक बेस है और उसका सॉल्ट है या उसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट ये होना चाहिए।
लेकिन ये तो मिलता नहीं है, इट्स कॉन्जुगेट। तो हमें नहीं मिलता है तो हमें उसको सॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको नहीं मिलेगा तो ये NH4OH प्लस NH4 और यहां पर क्लोरीन चिपका दो, कीटाइन के साथ एनाइन आएगा। दिस वन विल बी बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दिस वन विल बी बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलिए जी, अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट कि यही दो मेथड क्यों है बेसिक और एसिडिक बफर बनाने का। दूसरा कि कैसे ये पीएच को बढ़ने और घटने से रोकता है। इस दो क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा, मैं इसका पीएच निकालने के लिए बता रहा हूं। तो दो ही टाइप के बफर होते हैं, न्यूट्रल बफर नहीं होता है, ये दिमाग से हटा देना कि न्यूट्रल बफर भी होता है, क्योंकि या तो वीक एसिड से बनाएंगे या तो वीक बेस से बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बेसिक होगा और एक एसिडिक होगा। तो न्यूट्रल होने का कोई सवाल ही नहीं है कि न्यूट्रल बफर भी होता है, वीक ही लिया जाता है। तो इन सब चीजों का मैं आंसर लास्ट में दूंगा। और मैं तुमसे पीएच निकलवा रहा हूं, क्योंकि पीएच अगर निकाल दिया और कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी पढ़ा दूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं अब तुम पीएच कैलकुलेट करवा रहा हूं, फिर लास्ट में तुमसे सारा बताऊंगा कि यही सब क्यों लिया गया है, वीक ही क्यों लिया गया है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिया गया है, फिर इसका पीएच बढ़ घट क्यों नहीं रहा है, ये सब एक ही साथ बता दूंगा। तो अब मैं तुम्हें पीएच कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट पीएच। तो मैं पीएच पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, हम निकालते हैं, पहले वो बता लेते हैं, पहले पीएच निकाल लो उसके बाद बता लेते हैं। क्यों मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि कल पढ़ाया था मैं इसको। चलो पहले पीएच निकाल लेते हैं, देखो कैसे पीएच ऑफ एसिडिक बफर कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक कंटेनर में CH3COOH है, वीक एसिड है, इसका कुछ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, एम मोलारिटी दिया हुआ है, और इसका किसी दूसरे कंटेनर में, जिस कंटेनर में पहले से CH3COONA सोडियम एसीटेट था, उसमें गया कंसंट्रेशन M2 दिया गया है, इसका M1 है, वॉल्यूम वगैरह सब दिया गया है, M2 है। कल ऐसा क्वेश्चन किए थे, याद करना। तो इसमें क्वेश्चन में जब मिलाया गया है इसमें, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये H+ रिलीज करेगा। तो H+ का कल मैं तुमसे कंसंट्रेशन निकलवाया था, याद है ना, कॉमन आयन में। चलो एक बार फिर से कंसंट्रेशन की तरफ आगे आते हैं। अच्छा सोचो कि जब इसको इसको मिलाओगे तो बफर ही बनाता है, तो बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो प्लस का कंसंट्रेशन निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। और यहां पर मान लो इसका जो यानी Ka दे रखा है, इसका
डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है। ध्यान से समझना। वॉइस कट हो रहा है क्या? हाँ ना, हाँ ना। हमें निकालना है पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे? तो देखो, हम वीक एसिड लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन M1 है और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K है। इसको हम सोडियम एसिटेट के जिसका कंसंट्रेशन M2 है उसमें हम मिला देते हैं। तो यहां मिलाने के बाद हमें H+ का कंसंट्रेशन निकालना है और H+ का कंसंट्रेशन निकाल देंगे तो हम पीएच निकाल देंगे। कल ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था मैं तुमको, याद है? देखो, इसमें पानी में नहीं डाल के इसमें मिलाया जा रहा है। अच्छा, इसको और इसको मिलाओगे तो देखो ये बफर बना रहा है। तो ध्यान लगाना, अब जब इसको हम इसमें डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, CH3COOH, इसमें डिसोसिएट होगा। CH3COO माइनस और H+ में डिसोसिएट होगा। अगर मैं यहां पर H+ का कंसंट्रेशन निकाल दूं, पीएच आसानी से निकल जाएगा। बहुत बोल रहे हो। तो यहां से हम निकाल देंगे के एसिड। के इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन concentration of H+ upon concentration of CH3COOH। बोलो यस। यही निकालेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं कुछ भी बफर का बारे में बात भी नहीं किया हूं, ये कल वाला ही बात है। अब जब तुम इसको मिलाए और के निकाले तो के इक्वल टू CH3CO माइनस। अब पहले इसी के बारे में हम विचार कर लेते हैं। मुझे बताओ कि इसका मेन सोर्स कहां है? इसका मेन सोर्स कौन देगा? इसका कंसंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर आया साक्षी का, आदर्श का, बिल्कुल सही। इसका मेन सोर्स ये देगा क्योंकि पानी में टूट गया है, सॉल्ट है ना, तो ये टूटा है। और कल मैं इसके बारे में बोला था कि इसका मेन सोर्स एक तो ये है, सॉरी मेन सोर्स नहीं, एक सोर्स तो ये है और एक सोर्स ये है कि कॉमन है ये बात। तो इसका मेन सोर्स सॉल्ट है, इसका मेन सोर्स सॉल्ट है। सोर्स ये भी है लेकिन मेन नहीं है, ये इसके आगे ये नेगलेक्ट मार देंगे। और H+ का तो सोर्स एक ही है जो कि ये दे रहा है। और इसके बारे में मैं क्या बोलूं, ये तो यही है, जो था वो एसिड ही था, इसका कोई दूसरा बात ही नहीं है, क्योंकि कॉमन आयन तो ये था ना, बाकी कोई कॉमन थोड़े ना है। ठीक है, अब Ka, अब मैं इसको H+ निकाल दूं और पीएच निकाल दूं, कोई गलत तो किया नहीं मैंने, लेकिन मैं अब जनरलाइज करने के लिए, मैं अब जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल हमारे बफर के सामने आएगा। अब मैं जनरलाइज करने के लिए हर बार जब तुम बफर बनाओगे तो इसका एनायन और इसका एनायन हमेशा कॉमन मिलेगा और तुम हर बार उसका कंसंट्रेशन ये नहीं लेके तुम यहां पर सॉल्ट लोगे। तो मैं M2 नहीं लिख रहा हूं, यहां मैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमेशा हमेशा के लिए लूंगा, क्योंकि हमेशा बफर में कॉमन आयन ही आएगा, इसीलिए कॉमन आयन कल पढ़ाया था। और यहां पर हो जाएगा H+ का कंसंट्रेशन और यहां पर हो जाएगा ये, तो ये हमेशा लिया जाएगा और ये है एसिड का कंसंट्रेशन। मैं जनरलाइज अब बातें करने लग गया, पर्टिकुलर इसके लिए बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सारे बफर के लिए बात कर रहा हूं अब, क्योंकि ये बफर ही सोल्यूशन है। वीक एसिड और उसका सोल्ट ये बफर ही है। यहां से मैं H+ निकाल दूं, H+ हो जाएगा Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब मैं यहां से लॉग ले लू दोनों साइड, लॉग H+ का कंसंट्रेशन इक्वल टू, इधर भी लॉग ले लू, लॉग Ka इंटू
एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन। पहले इतना छापो, उसके बाद हम आगे आते हैं। ये पूरा छापना डायग्राम के साथ, या मैं इधर बनाऊं, देखो इधर बना रहा हूं, तब एक साथ छाप लेना। अब इधर दोनों साइड माइनस लगा दो, टेक माइनस बोथ दी साइड। यहाँ टेक लॉग बोथ दी साइड एंड टेक माइनस बोथ दी साइड। माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के ए, दिख रहा है ना इधर, के ए इंटू एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन। दिख रहा है ना सबको? हाँ, एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट। ये क्या टर्म बन गया? ये बन गया पीएच इक्वल टू माइनस, माइनस को बाहर ले लो। ये टर्म और ये टर्म दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसको मत अलग करो, ठीक है? तो इस दोनों को m इंटू एन लगा दो, माइनस अभी बाहर रखो, लॉग के ए प्लस ये m है और ये n है, लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अब माइनस को अंदर ले लो, माइनस लॉग के प्लस माइनस लॉग एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर के है, ये माइनस लॉग के क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पी के ए कहलाता है। और यहां अगर मैं प्लस लिखना चाहूं तो ये इसके पावर में -1 जाएगा, जाएगा ना? प्लस लिखना चाहूं तो इसके पावर में -1 जाएगा, और -1 जाएगा तो ये इन रिवर्स हो जाएगा, यानी सॉल्ट ऊपर चला जाएगा और एसिड नीचे चला आएगा। बोलो हाँ, और तब प्लस हो जाएगा। यही होता है बेस एसिडिक बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला। तो बताओ मुझे, क्या ये चीजें कॉमन आयन इफेक्ट है कि नहीं है? हम चाहते तो फॉर्मूला इसी से डिराइव किया हुआ है। अगर मैं वैल्यू पुट करके यहां से पीएच निकालूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। H प्लस निकाल के और मैं पीएच निकाल दूं, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं उसको एक जनरलाइज फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो तुम इस मेथड से ही बना सकते हो और इस मेथड से ही बना सकते हो, लेकिन जब रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास तो ये दिमाग क्यों लगाना? हाँ, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं तुम्हें क्वेश्चन बना बना के दिखाऊंगा जब वॉल्यूम का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, इस मेथड से ही बना दूंगा, इस मेथड से ही बना दूंगा। मेथड अलग थोड़े ना है, इसी को इलैबोरेट करके जनरलाइज कर दिया गया है। दिस वन इज ए क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, और बेसिक बफर पूरा कॉमन आयन इफेक्ट ही है। तो जल्दी से इसको छापिए। एक मैं पीएच पढ़ा दिया, अब इसके बारे में अभी और आगे बातें करेंगे। जल्दी जल्दी छापो। अब आते हैं बेसिक बफर का पीएच निकालने। पीएच वहां नहीं निकालेंगे, वहां पीओएच निकालेंगे। लास्ट में लॉग अपॉन सॉल्ट कैसे आया भाई साहब? यहां माइनस है, देखो, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट है। मेरा मन किया कि मैं यहां पर प्लस लिखूं, तो प्लस लिखने के लिए प्लस लिख दो, और -1 को क्या लेके चले जाओ, इसके पावर में लेके चले जाओ। बोलो हाँ, इसके पावर में लेके चले जाओ, जाएगा दोनों के पावर में, तो प्लस यहां जाएगा। पावर में लेने का मतलब ये ऊपर ये नीचे, ये प्लस लॉग सॉल्ट ऊपर इनवर्स हो जाएगा ना ये, और एसिड नीचे। बोलो हाँ।
चलो हो गया। तो ये दिस वन, अब आ जाओ बेसिक बफर पे। फिर इसके बारे में मैं छोटा छोटा कॉन्सेप्ट तुम्हें बताऊंगा जहां तुम गलतियां नहीं करोगे। ध्यान देना। अब बेसिक बफर का पीएच, चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो हमारे पास NH4OH है, वीक एसिड, और इसको यहां पर एक सॉल्ट में NH4Cl एक सॉल्ट है, इसमें मिला दिया गया, जो कि ये NH4 प्लस और Cl माइनस पहले से था, पानी में नहीं मिला के इसमें मिला दिया गया। ठीक है, कंसंट्रेशन और केबी इसका दिया हुआ है, इसका केबी दिया हुआ है। वीक एसिड और उसका सॉल्ट एक बेसिक बफर होता है। और एक क्वेश्चन कुछ हमें कॉमन आयंस के जैसा ही कल जैसा लग रहा है, तो पहले इसको तोड़ते हैं। ये वीक है NH4OH, तोड़ देते हैं, ये पार्शियल डिसोसिएट होगा क्योंकि वीक है, और ये OH बनेगा। अगर मैं इसके लिए KB लिखूं तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH, बोलो यस। इसका जो मेन सोर्स है ये वाला का, ये मेन सोर्स सॉल्ट है, कॉमन है ना, तो मेन सोर्स इज, तो KB इक्वल टू क्या लिखेंगे जनरलाइज करने के लिए, मैं अब इसके बारे में एक जनरल के लिए बातें कर रहा हूं, सॉल्ट लिखेंगे। OH तो है ही, और OH देने वाला केवल यही है, अपॉन NH4, ये तो नहीं है, इसका मतलब ये बेस का कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब यहां से हम OH का कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH इक्वल टू क्या लिख दोगे, KB इंटू बेस का कंसंट्रेशन, अपॉन यहां क्या लिखोगे, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। अब जब हमारे को पीएच मिल गया, OH मिल गया, तो पीएच निकालना आसान होता है, तो दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग, तो यहां ले लो लॉग, और इधर भी ले लो लॉग, तो लॉग ले लिए KB इंटू बेस अपॉन सॉल्ट, दोनों तरफ लगा दो माइनस, यहां भी माइनस लगा दो, यहां भी माइनस लगा दो। देखो ये टर्म क्या बन गया, POH, पीएच नहीं बना, POH बना, माइनस बाहर ले लो। ये अब लगा दो M इंटू एन का फॉर्मूला, ये हो गया M और ये हो गया N, ये हो जाएगा लॉग KB प्लस लॉग, इसको सेपरेट मत करना क्योंकि एक फॉर्मूला, अब सर बोलोगे सर सॉल्ट को भी माइनस लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, मतलब एक फॉर्मूला बनाया गया है कि ऐसा लिखना है, यहाँ पर प्लस होगा, माइनस अंदर ले लो, POH इक्वल टू माइनस लॉग KB, ध्यान से देखोगे तो ये माइनस लॉग KB PKB कहलाता है, और माइनस क्या हो जाएगा, लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, बेस अपॉन सॉल्ट। अब देखो मैं यहां अगर प्लस लिखना चाहूं तो ये माइनस ऊपर जाएगा, ये ऊपर और नीचे आएगा, तो POH कितना आ गया, ये हो गया PKB प्लस, अगर मैं प्लस लिखूं तो ये सॉल्ट ऊपर जाएगा, लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन, बोलो हाँ। ये बेसिक बफर का पीएच निकालने का तरीका है। और ये क्या कॉमन आयन का क्वेश्चन नहीं है, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो क्या गलती हो जाएगा, क्या नहीं हो गलती। अच्छा, इसका पीएच निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, 14 में से माइनस करना पड़ेगा ना, ये हो गया पीएच, ये हो गया POH।
यस और नो? ओके, लिख लिए सबने? चलो अब लास्ट जो टॉपिक है वो है बफर कैपेसिटी। तो वो समझाने के पहले, छाप लिए? वो समझाने के पहले मैं तुम्हें अब सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूं, ये वीक क्यों लिया गया है, उसका कंजुगेट ही क्यों लिया जाता है, तो सबका आंसर मैं दे रहा हूं। तो ये सब तुम्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए ये सब यूज करेंगे। अब मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूं कि लॉजिक बोले तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, यही क्यों लिया गया है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिया गया है, तो अब उसको समझेंगे हम। तो वो हालांकि हमें उससे के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। लिख लिए सबने? शिवम लिखे क्या? समझ में आया? बेस बफर सॉल्यूशन, बफर जो पीएच को बढ़ने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, दो टाइप का होता है, एक बेसिक होता है, एक एसिडिक होता है। न्यूट्रल नहीं जानेंगे हम, ठीक है। वीक एसिड और उसके सॉल्ट से मिलके बनाया जाता है। उसका पीएच निकालने का तरीका कॉमन आयन इफेक्ट से होता है, हम निकाल दिए। अब हम ये जानते हैं कि पीएच आखिर बढ़ने क्यों देता है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वीक एसिड और वीक बेस और उसका सॉल्ट ही क्यों लिया जाता है, बाकी क्यों नहीं लिया जाता है। तो उसके बारे में मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूं और ध्यान से समझना। लेकिन ये तुम्हारे इंफॉर्मेशन बेस के लिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान दो इधर। मान लो सी ओ ओ को लिया, CH3COO के लिया, ये हमारा बफर। अब हमारे पास तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वाई विल चेंज। सेकेंड क्वेश्चन, we have to take why we have to take weak acid या weak base और its salt या उसका conjugate। which limit the acid और base to add। यानी स्टार्टिंग में मैं तुझे बताया था कि कुछ अमाउंट में, आवाज आ रही है ना? ध्यान दो इधर। अब यहां पर क्वेश्चन हमारे पास कि पीएच क्यों नहीं चेंज होगा, और हम वीक एसिड को ही क्यों लेते हैं, या वीक बेस, दोनों के लिए की कहानी है। और हमने बोला कि कुछ अमाउंट में को मिलाना है। आखिर वो अमाउंट जैसे हम मिलाते गए चेंज नहीं हुआ, मिलाते गए चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा भी तो अमाउंट आएगा जिसके बाद उसका पीएच चेंज हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि कुछ अमाउंट मिलाओगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, आखिर वो कुछ अमाउंट क्या है, कितना है? तो थोड़ा सा मिलाए, थोड़ा सा मिलाए, थोड़ा सा मिलाए तो चेंज होगा। अब ध्यान दो इधर, इन सब क्वेश्चन का आंसर एक साथ कैसे करेंगे। तो हमने वीक एसिड लिया और उसका सॉल्ट लिया। मान लो ये 5 मोल लिया हमने, समझने के लिए ले रहे हैं, 5 मोल लिया और ये भी 5 मोल ले रहे हैं। तो जब इसको पानी वगैरह में मिलाएंगे
तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है। तो 5 मोल का 5 मोल डिसोसिएट हो गया। ये 5 मोल का 5 मोल डिसोसिएट हो गया। अब ध्यान देना एक चीज, पहला पॉइंट, ये जो केटायन लिया गया है ये कहां से आया होगा, ये आया होगा NaOH से, और ये होगा Na+। तो देखो ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट वीक होगा। और तुम लोग को याद है कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में मैं पढ़ाया था कि वीक का पानी के साथ रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन, नो हाइड्रोलाइसिस। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो केटायन इसके साथ चिपका होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो पानी के साथ वो रिएक्शन कर बैठेगा, फिर पानी का H+ डिस्टर्ब कर देगा। तो इसीलिए जो केटायन पार्ट होगा या जो बेस में एनायन वाला पार्ट होगा वो वीक होना चाहिए, यानी वो स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए। समझ में आया गया? अगर यहीं पर क्वेश्चन होता कि H3 डबल बॉन्ड हो और यहाँ मैं NH4 लिखता, ये गलत हो जाता, क्योंकि ये NH4OH से आया है और जो वीक बेस है, और गेट जो बनेगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पानी को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमें ऐसा सारे पॉइंट को ऐसा इस कंजुगेट में ऐसा पार्ट को जोड़ना है जो वीक हो, जो पानी के साथ रिएक्शन ना करे। पहला मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर 100% डिसोसिएट होता है। मैं एक एग्जांपल पे लेके चल रहा हूँ कि 5 मोल है, 5 मोल डिसोसिएट हो गया, लेकिन ये वीक एसिड जो है वो पार्शियल डिसोसिएट होगा, क्योंकि वीक एसिड है तो पार्शियल डिसोसिएट कर दो। तो पार्शियल डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, CH3COO- H+, CH3COO- और H+। मान लो 2 मोल टूटा और 3 मोल पानी के अंदर ऐसे डिजोल्व होके पड़ा हुआ है, मतलब ये टूटे नहीं है, ये ऐसे पड़े हुए हैं। ये सोल्ट के द्वारा है और ये 5 में से 2 टूट गया है, 3 नहीं टूटा है। इस तरह से हमें सोल्यूशन में कुछ देखने को मिलेगा। बस जब इसको हम मिलाएंगे दोनों को तो इस तरह से हमें एनायन और केटायन इस तरह से देखने को मिलेंगे। अब ध्यान देना, अब ये जो है ये वाला पार्ट पे ध्यान दो, ये कहां से आया होगा, CH3C डबल बॉन्ड हो माइनस, ये आया होगा यहां से। अगर ये वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग जो अगर है तो अगर तुम बाहर से H+ को मिलाओगे तो ये बोलेगा कि तुम आओगे तो हम यहां खाने के लिए बैठे हैं। यानी बाहर से जो तुम H+ मिला रहे हो तो पीएच तब ना डिस्टर्ब होगा जब या तो H या OH इसके अंदर से डिस्टर्ब होगा, या H+ बढ़ जाए या OH बढ़ जाए या घट जाए, तभी ना इसका पीएच डिस्टर्ब होगा। जब ये H+ और OH- पहले से मेंटेन रहेगा तो पीएच क्यों डिस्टर्ब होगा, पीएच डिस्टर्ब ही नहीं होगा। तो इस बाहर से जो तुम मिला रहे हो इसमें रहना नहीं चाहिए, अगर रह गया तो H+ डिस्टर्ब हो जाएगा और H+ डिस्टर्ब हो जाएगा तो पीएच भी इधर उधर हो जाएगा। लेकिन जो तुम बाहर से मिलाओगे उसको बचना नहीं चाहिए। तो हम बाहर से H+ मिला रहे हैं तो इसको खाने के लिए ये बैठा हुआ है, क्यों, स्ट्रॉन्ग है। और यहां पर आ गया और ये बन गया ये, तो ये आ रहा है और खा जा रहा है, आ रहा है खा जा रहा है, तो उसका मतलब इसके अंदर से H+ कोई डिस्टर्ब हो रहा है। और ये है वीक एसिड, और वीक एसिड जल्दी से डिसोसिएट होते भी नहीं है,
इसलिए पानी का H+ मेंटेन, मतलब इस सॉल्यूशन का H+ आने के बाद भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग। यहां हम बात कर लेते हैं कि वीक ही क्यों लिया, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं लिया गया। अगर तुम स्ट्रॉन्ग लिए होते, जैसे मान लो HCl और ये बनता Cl-, तो ये स्ट्रॉन्ग लेते तो ये क्या बनता, वीक, और ये वीक बनता तो ये जल्दी से H+ को खा ही नहीं पाता। जब खा ही नहीं पाता तो इसमें H+ की संख्या बढ़ने लगता, अब बढ़ने लगता तो pH डिस्टर्ब हो जाता। इसीलिए स्ट्रॉन्ग नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बनता है वो वीक बनता है, और वीक जो है इसको जल्दी से खा ही नहीं पाएगा। इसीलिए दोनों केस में स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, ताकि उसका जो कंजुगेट बने वो कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बने, और जो बाहर से हम H+ या OH मिलाएं उसको जल्दी से खा जाए। तो ये बात क्लियर समझ में आई, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा ना इसको। तो ये जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट होता है, और स्ट्रॉन्ग होने से ये H+ को खा जाएगा, तो इसके अंदर pH को डिस्टर्ब होने ही नहीं देगा। और जब होने ही नहीं देगा तो pH घटेगा, बढ़ेगा ही नहीं। अब ध्यान देना, तुम मिलाते गए और ये खाते गया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका संख्या मान लो खत्म हो गया, क्योंकि बाकी से तो हमें मतलब नहीं है। सोडियम प्लस तो बिना काम का है, वो तो हेल्प के लिए लिया गया था ना, हमें चाहिए था ये, इसका कंजुगेट चाहिए था। तो सोडियम तो बिना काम का है हमारे पास यहाँ पर, सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा भी नहीं, क्योंकि वो वीक है, सोडियम इज वीक है, और ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा भी नहीं, और इनके साथ भी कुछ नहीं कर पाएगा। जो काम करना होगा इसको ही करना होगा, ये यही काम करेगा, और यही H+ को खाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। अब मान लो ये इसका संख्या कितना है, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 इसके द्वारा दिया गया, 2 इसके द्वारा, 7 CH3CO- है। मान लो तुम एक H+ को डाले, खा गया, 2 को डाले, खाया, 3 को डाले, खा गया, 4 को डाले, खा गया, 5 को डाले, खा गया, 6 को डाले, ये खा गया, 7 को डाले, ये खा गया। जैसे ही को डालोगे बचा ही नहीं, अब उसको खाने के लिए कोई बचा, मतलब इस 8वां H+ को खाने के लिए कोई बचा ही नहीं। और जब बचा ही नहीं तो ये तुरंत आके बोलेगा हम अब H+ की कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दिए, तो pH घटने बढ़ने लगेगा। यानी इस लिमिट के बाद ये बोलेगा कि अब हम बफर, अब हमारा बफर का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम समाप्त हो गए। जैसे ही समाप्त होगा उस समय ये एक भी अगर H+ को मिलाओगे वो बफर नहीं रहेगा, अब उसका उस समय pH डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसी लिमिट पॉइंट को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। यानी वो मैक्सिमम कैपेसिटी के पास आ चुका है, जब वो आने वाला एसिड को खाने के लिए नहीं बचा हुआ है। दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी, यानी एक ऐसा लिमिट जिसके अगला अगर H+ मिलाओगे तो वो pH को डिस्टर्ब कर देगा, वो बचेगा ही नहीं। तो बफर कैपेसिटी के लिए, मैं बफर कैपेसिटी अब बता रहा हूं, बफर कैपेसिटी के लिए, बफर कैपेसिटी के लिए ये मेन CH3C+O का मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स तो वीक एसिड नहीं है ना, मेन सोर्स सॉल्ट है। तो बफर कैपेसिटी के लिए जो सॉल्ट होता है और जो तुम बाहर से H+ मिलाए हो उसका कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए, यानी ये 7 है तो ये भी 7 ही होना चाहिए, तब जाके मैक्सिमम कैपेसिटी है, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। मैं आगे भी लिखवाने वाला हूँ बफर कैपेसिटी, लेकिन ये समझा दिया कि ये 7 है तो ये भी 7 ही होना चाहिए। यानी ये मेजर सोर्स क्या है, ये मेजर सोर्स सॉल्ट है, और ये एसिड जो मिलाए हो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए उसको हम बफर कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। क्या एक क्वेश्चन सोल्व हुआ, व्हाई pH विल नॉट, क्योंकि बाहर से H+ मिला रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग खाने के लिए बैठा है, इसलिए pH चेंज नहीं हो रहा है। व्हाई वी हैव टू टेक वीक एसिड और उसका सॉल्ट है, वीक एसिड क्यों लिया जाता है, क्योंकि उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बनता है, और जो बाहर से मिलाया जाता है वो खाने के लिए बैठा होता है। विच लिमिट एसिड और बेस टू ऐड, किस लिमिट तक, इसका जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है और जो बाहर से मिलाए हो यहाँ तक दोनों कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। अगर ये ज्यादा निकल गया
तो सॉल्यूशन का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या ये 3 पॉइंट्स क्लियर हुए? अरे हाँ या ना? चलो तो मैं इसको हटा दूं, मैं इसको हटाऊं। अब ध्यान दो, नेक्स्ट लिखना बफर, नेक्स्ट लिखना बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग, यहाँ कैसे सॉल्ट अपॉन एसिड। तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तब हम बफर कैपेसिटी बोलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यूनिट उस केस में पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके, और ये कैंसिल होकर लॉग 1 हो जाएगा, और लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीके। ये लिख लेना बफर कैपेसिटी। यूट्यूब पे फिर दोबारा देख लेना जेस। क्लियर? अब बेस के लिए भी बफर कैपेसिटी क्या होगा? यानी ये यूनिटी इक्वल होना चाहिए। तो बफर कैपेसिटी के लिए वैल्यू, बफर कैपेसिटी के लिए वैल्यू क्या होना चाहिए? सॉल्ट अपॉन एसिड का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए। या सॉल्ट अपॉन बेस का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी मैक्सिमम अमाउंट तक उसको उसके अंदर डिजोल्व किया। तो दिस वन इज बफर कैपेसिटी। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आ जाओ न्यूमेरिकल पे, सब चीज खत्म हो गया। अब न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे? ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो यहां पर ध्यान देना, पीएच पे मैं एक न्यूमेरिकल बता रहा हूं। पीके का वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा प्लस लॉग, यहां लिखा रहेगा सोल्ट, और यहां लिखा रहेगा एसिड। अब देखो यहां पर कुछ सॉल्ट और एसिड को मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं, कल बना के लाना, मैं फिर डिस्कस करूंगा। और यहां कंसंट्रेशन है। अगर मैं पीएच लिखूं और पीके का वैल्यू दिया है, तो अगर दोनों को मान लो मिलाया गया, तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? मोल अपॉन वॉल्यूम। ये मोल सॉल्ट का है और वॉल्यूम सॉल्ट का है, और ये मोल कितना हो जाएगा? मोल ये एसिड का होगा, और वॉल्यूम किसका होगा? एसिड का होगा। तो अब दोनों को जब मिला दोगे तो दोनों वॉल्यूम दोनों का सेम आएगा। मैं वर्बली बता रहा हूं, कल न्यूमेरिकल से बताऊंगा, अभी टाइम अभी नहीं है। पीएच इक्वल टू हो जाएगा पीके प्लस लॉग। और मोल कैसे निकाला जाता है? तो एम इंटू भी, यानी एम सॉल्ट का वॉल्यूम सॉल्ट का, और ये एम एसिड का वॉल्यूम एसिड का, M1V1। ठीक है, तो यहां से तुमसे कुछ क्वेश्चन में या तो इसका वॉल्यूम पूछ लेगा या तो इसका वॉल्यूम पूछ लेगा। अच्छा, दोनों को मिलाओगे तो टोटल वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा दोनों से। इसीलिए डायरेक्ट जब किया जाता है, तो कल मैं ऐसे नॉर्मली वर्बली बता रहा हूं,
तो वॉल्यूम डाइल्यूट किया जाता है तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मोल तो उतना ही रहेगा। इसीलिए डाइल्यूट करने से, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डाइल्यूट करने से नो इफेक्ट ऑन पीएच। डाइल्यूट करने से इनके पीएच पीओएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ, ये जब दोनों को मिक्स करोगे ना, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉरी बोल, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सही बोल रहे हो। मान लो एसिड को मिला दिए और किस में मिला दिए, सोल्ट में, तो जब इसका वॉल्यूम लिखोगे, यहाँ एसिड और सोल्ट दोनों है, तो यहाँ जो वॉल्यूम लिखोगे दोनों का लिखोगे ना, सॉल्यूशन का, ये कैंसिल हो जाएगा। सही बोल रहे हो। तो डाइल्यूट करने से ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है फिल आउट हो जा रहा है, इसीलिए डाइल्यूट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अगर थोड़ा फील नहीं भी आ रहा होगा तो कल मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा। तो कल होमवर्क लिख लेना, कल के होमवर्क है। और एक और बफर कैपेसिटी में एक चीज और बताना है, तो उसका क्वेश्चन छोड़ देना, पर होमवर्क में लिख कल लेवल 1 और 2 का क्लास वर्क और होमवर्क आपको बना के लाना है बफर का। लेवल 2 में क्वेश्चन, फर्स्ट 2 क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है। क्लास वर्क में फर्स्ट 2 क्वेश्चन छोड़ देना, वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का है। बाकी होमवर्क बना के बने या नहीं बने ट्राई करके लाओगे। मैं सारा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर क्लास में ही बनवाऊंगा, ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि उस न्यूमेरिकल्स पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में और कि एक्चुअल में कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस को। तो मैं लेवल 1 और लेवल 2 का सारा क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर। तुम लेकिन अपने तरफ से ट्राई करोगे बनाने के लिए। अब मुझे बताओ कि यहां तक